हेलो स्टूडेंट्स, आप चैप्टर 13 पढ़ रहे हैं जीव और समष्टियों के बारे में। इसकी पहली हेडिंग जो है आपको प्रमुख अजैव घटक के बारे में पढ़ा दिया गया है, जिसमें आपने तापमान, प्रकाश, जल और मृदा के बारे में पढ़ा है। आइए देखते हैं इसकी दूसरी हेडिंग अजीवीय कारकों के प्रति अनुक्रिया के बारे में। ठीक है, तो जो आपका अजीवी कारक थे, जैसे कि आपने पढ़ा तापमान, प्रकाश, जल, इनके प्रति कैसे अनुक्रिया होती है, इसको आइए ध्यान से समझते हैं। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। देखें ध्यान से। यह अनुभव कर लेने के बाद कि अनेक आवासों की अजीवी परिस्थितियां कभी न कभी सशक्त रूप से परिवर्तित हो सकते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अनेक आवासों की जो अजीवी परिस्थितियां हैं, जैसे कि तापमान, प्रकाश, जल, मृदा, यह कभी न कभी सशक्त रूप से परिवर्तित हो सकते हैं, उनमें परिवर्तन हो सकता है। अब हम पूछते हैं, इस तरह के आवासों में रहने वाले जीव दबाव वाली परिस्थितियों का कैसे सामना करते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अनेक आवासों की जो अजीवी परिस्थितियां हैं, जैसे तापमान, प्रकाश, जल, मृदा, यह कभी न कभी सशक्त रूप से परिवर्तित हो सकते हैं। अब प्रश्न यह है कि इस तरह के आवासों में रहने वाले जीव दबाव वाली स्थितियों में, दबाव वाली परिस्थितियों का कैसे सामना करते हैं, या कैसे उन परिस्थितियों में रहने की युक्ति ढूंढ लेते हैं, कैसे जो है उस कंडीशन में, उस परिस्थिति में रहने की युक्ति ढूंढ लेते हैं। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करने से पहले हमें यह पूछना चाहिए कि आखिर अत्यधिक परिवर्तनशील बाहरी वातावरण जीवों को क्यों परेशान करता है। ठीक है, कि कैसे जो जीव इन बदलते हुए परिस्थिति में कैसे रहते हैं, कैसे उसका सामना करते हैं, इन सारी चीज़ों के उत्तर जानने के प्रयास करने से पहले हमें यह पूछना चाहिए कि आखिर अत्यधिक परिवर्तनशील बाहरी वातावरण, ठीक है, बाहर का वातावरण जो है अत्यधिक परिवर्तनशील है, तो जीवों को क्यों परेशान कर रहा है, क्यों परेशान करता है यह परिवर्तनशील वातावरण। व्यक्ति यह आशा करेगा कि अपने अस्तित्व के लाखों सालों के दौरान, ठीक है, व्यक्ति जो है अपने अस्तित्व के लाखों सालों के दौरान अनेक जातियों ने अपेक्षाकृत स्थिर, अस्थायी आंतरिक पर्यावरण विकसित कर लिया होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि व्यक्ति जो है वह आशा कर रहा है कि अपने अस्तित्व के लाखों सालों के दौरान जो जीव हैं, वह अनेक जातियों ने अपेक्षाकृत स्थिर, अस्थायी आंतरिक पर्यावरण विकसित कर लिया होगा। शरीर के भीतर का जो पर्यावरण है वह क्या हो चुका होगा, अस्थायी हो चुका होगा, स्थिर हो चुका होगा। यह आंतरिक पर्यावरण सारे जैव रासायनिक अभिक्रियाओं और कारकी प्रकारों को अधिकतम दक्षता से होने देता है। ठीक है, तो जो उसका आंतरिक पर्यावरण है, उस आंतरिक पर्यावरण में सभी जैव रासायनिक अभिक्रिया, जो भी ठीक है, बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं और कारकी प्रकार हैं, जो भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं, वह अधिकतम दक्षता से होने देता है और इस प्रकार जंतुओं की तंदुरुस्ती को बढ़ाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि व्यक्ति जो है यह आशा करेगा कि अपने अस्तित्व के लाखों सालों के दौरान अनेक जातियों ने अपेक्षाकृत स्थिर, अस्थायी आंतरिक पर्यावरण विकसित कर लिया होगा। ठीक है, और यह जो आंतरिक पर्यावरण है, यह सारे जैव रासायनिक अभिक्रिया और कारकी प्रकारों को
अधिकतम दक्षता से होने देता है और इस प्रकार जंतुओं की तंदुरुस्ती को बढ़ाता है। ठीक है, आइए देखते हैं उदाहरण। यह निरंतरता शरीर के इष्टतम तापमान, ठीक है, यह जो कंटिन्यूटी बन रही है, यह निरंतरता शरीर के इष्टतम तापमान और शरीर के तरल पदार्थों के परासरणी सांद्रण के रूप में हो सकता है। ठीक है, यह जो निरंतरता है वह शरीर के इष्टतम तापमान ऑप्टिमम टेम्परेचर और शरीर के तरल पदार्थ के परासरणी सांद्रण के रूप में हो सकता है। तब आदर्शतः जीव को अपने आंतरिक पर्यावरण, ठीक है, जिसे समस्थापन या होम्योस्टैसिस कहते हैं, कहा जाने वाले प्रक्रम को स्थिरता बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए, भले ही परिवर्ती बाह्य वातावरण परिस्थितियां उसके समस्थापन को बिगाड़ना चाहे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि निरंतरता के लिए शरीर का इष्टतम तापमान और शरीर के तरल पदार्थों का परासरण साधारण के रूप में हो सकता है। तब जो आदर्श जीव है वह अपने आंतरिक पर्यावरण, ठीक है, जिसे होम्योस्टैसिस कह रहे हैं, समस्थापन के प्रक्रम को स्थिर कॉन्स्टेंसी बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए, भले ही बाहर का वातावरण जो है पर्यावरण में परिवर्तन हो रहा हो। ठीक है, आगे देखें। प्रक्रम की स्थिरता बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए, भले ही परिवर्ती बाह्य पर्यावरण परिस्थितियां उसके समस्थापन को बिगाड़ना चाहे, उसके होम्योस्टैसिस को बिगाड़ना चाहे। इस महत्वपूर्ण संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए, ठीक है, यह चीज है क्या, इसको समझने के लिए आइए एक सदृश्य की चर्चा करते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति परिवेश का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस होने पर सर्वोत्तम रूप से कार्य कर सकता है। कोई व्यक्ति है जो 25 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम कार्य कर सकता है, सर्वोत्तम कार्य कर सकता है, और जब बाहर झुलसाने वाली गर्मी होने या जमा देने वाली ठंड होने पर भी अपने निष्पादन को सर्वोत्तम बनाए रखना चाहता है, तो कैसे संभव है? तो यह घर में, कार में यात्रा करते हुए और अपने कार्यस्थल पर गर्मियों में एयर कंडीशनर, वातानुकूलक का प्रयोग करेगा और सर्दियों में तापक अर्थात हीटर का प्रयोग करके ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि व्यक्ति जो है वह 25 डिग्री सेल्सियस पर सर्वोत्तम कार्य कर सकता है, लेकिन जो बाहरी टेम्परेचर है वह बहुत ज़्यादा है या फिर बाहरी टेम्परेचर बहुत कम हो सकता है। तो व्यक्ति को अपना सर्वोत्तम कार्य करने के लिए क्या करना होगा? कृत्रिम परिस्थितियों का सहारा लेना पड़ेगा। गर्मी में एयर कंडीशनर का यूज़ करना होगा और सर्दी में हीटर का यूज़ करना होगा, जिससे टेम्परेचर जो है, जितने पर उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर है, जिस पर वो मैक्सिमम वर्क करता है, वह मेंटेन किया रहे और वह 100% वर्क करता रहेगा। तब भले ही उसके बाहर का मौसम कुछ भी हो, उसका निष्पादन हमेशा अधिकतम होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि बाहरी मौसम के प्रभाव से उसके वर्क पर, उसके निष्पादन पर कोई इफेक्ट नहीं होगा और वो अधिकतम वर्क करेगा। यहाँ व्यक्ति का समस्थापन अर्थात होम्योस्टैसिस कारकी साधनों के बजाय कृत्रिम साधनों द्वारा हासिल किया जाता है। ठीक है, व्यक्ति की जो पारिस्थितिक कंडीशन थे वह कंडीशन कृत्रिम साधनों के द्वारा हासिल किया गया है, न कि होम्योस्टैसिस के द्वारा हासिल किया गया है। दूसरे जीव इन स्थितियों को कैसे कर सकते हैं? जो दूसरे जीव हैं वह इन स्थितियों में कैसे रह सकते हैं? हमें विभिन्न संभावनाओं पर ध्यान करना चाहिए।
ठीक है। जो दूसरे जीव हैं वह इन स्थितियों में कैसे रह सकते हैं, हमें विभिन्न संभावनाओं पर ध्यान करना चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला है नियमन करना। नियमन करना, समझे ध्यान से। कुछ जीव समस्थापन अर्थात होम्योस्टेसिस कारकीय साधनों द्वारा बनाए रखते हैं। ठीक है, कभी कभी व्यवहारिक साधनों द्वारा भी बनाए रखते हैं। ठीक है, कुछ जीव जो हैं होम्योस्टेसिस समस्थापन कारकीय साधनों द्वारा बनाए रखते हैं, जिससे शरीर का तापमान परासरणी सांद्रण आदि स्थिर रहता है। सभी पक्षी और स्तनधारी और बहुत थोड़े से निम्न कशेरुकी और कुछ कशेरुकी, ठीक है, बहुत थोड़े से निम्न कशेरुकी और कुछ अकशेरुकी जातियां वास्तव में ऐसा नियमन बनाए रखने में सक्षम हैं। ताप नियमन और पराशरण नियमन को बनाए रखने में वे सक्षम होती हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो व्यक्ति है वह होम्योस्टेसिस द्वारा समस्थापन द्वारा कारकीय साधनों के बजाय कृत्रिम साधनों द्वारा हासिल किया जा सकता है। लेकिन जो दूसरे जीव हैं वह इन स्थितियों में कैसे रह सकते हैं। ठीक है, हमें विभिन्न संभावनाओं पर ध्यान रखना चाहिए। हमें विभिन्न संभावनाओं का ध्यान करना चाहिए। ठीक है, पहला है नियमन करना। नियमन स्थिति क्या होती है, देखिए ध्यान से। कुछ जीव जो हैं वह समस्थापन कारकीय होम्योस्टेसिस कारकीय साधनों द्वारा बनाए रखते हैं। ठीक है, कुछ जीव जो हैं वह समस्थापन कैसे बनाते हैं, कारकीय साधनों द्वारा बनाए रखते हैं, जिससे शरीर का तापमान परासरणी सांद्रण आदि स्थिर रहता है। सभी पक्षी और स्तनधारी, सभी पक्षी और स्तनधारी और बहुत थोड़े से निम्न कशेरुकी और कुछ अकशेरुकी जातियां वास्तव में ऐसा नियमन बनाए रखने में सक्षम होती हैं। ठीक है, ताप नियमन और पराशरण नियमन को बनाए रखने में सक्षम होती हैं। विकासवादी जीव वैज्ञानिक का विश्वास है कि स्तनधारियों की सफलता इस कारण है कि वे शरीर का तापमान स्थिर बनाए रखने में सक्षम हैं। जो विकासवादी जीव वैज्ञानिक हैं उनका यह विश्वास है कि जो स्तनधारी हैं, ठीक है, वे सफल हैं इन वातावरणीय कंडीशन से। क्यों सफल हैं, तो उन्होंने बताया कि इसका कारण यह है कि वे शरीर का तापमान स्थिर बनाए रखने में सक्षम हैं, चाहे वे अंटार्कटिका के बर्फ में हो या सहारा के रेगिस्तान में हो। ठीक है, तो वह सुरक्षित रहेंगे क्योंकि उनमें अपने शरीर का तापमान स्थिर बनाए रखने की क्षमता होती है। अधिकतर स्तनधारियों द्वारा अपने शरीर के तापमान को नियमित करने के लिए जो क्रियाविधि अपनाई जाती है वह वैसे ही है जैसे कि मानव अपनाते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अधिकतर स्तनधारी द्वारा अपने शरीर के तापमान को नियमित करने के लिए जो क्रियाविधि वे अपनाते हैं वह वैसा ही है जैसे मानव यूज करते हैं। जैसे हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस स्थिर रखते हैं, मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस स्थिर रखते हैं। ग्रीष्म ऋतु में, ठीक है, गर्मी में जब बाहर का तापमान हमारे शारीरिक तापमान से अधिक होता है, जब बाहर का तापमान हमारे शारीरिक तापमान से अधिक होता है तब हमें बेहद पसीना आता है। गर्मी के फलस्वरूप पसीना के वाष्प बनकर उड़ने से होने वाला शीतलन, गर्मी के फलस्वरूप पसीना का वाष्प
बनकर उड़ने से होने वाला शीतलन वैसा ही है जैसे कि डिजर्ट कूलर चलने पर शरीर का तापमान कम हो जाता है। उसी तरह से पसीना को वाष्प रूप में उड़ने से भी शरीर का तापमान कम हो जाता है, जैसे कि डिजर्ट कूलर के चलने से शरीर का तापमान कम हो जाता है। शीत ऋतु, ठंडी के मौसम में शीत ऋतु जब पर्यावरणीय तापमान 37 डिग्री से बहुत कम होता है, हम कांपने लगते हैं। ठीक है, जो एक प्रकार का व्यायाम है जिससे ऊष्मा पैदा होती है और शरीर का तापमान बढ़ जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि शीत ऋतु में जब पर्यावरण का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से बहुत कम होता है, उस समय हम कांपने लगते हैं, जो एक प्रकार का क्या है, व्यायाम है जिससे ऊष्मा पैदा होती है और शरीर का तापमान बढ़ जाता है। लेकिन पौधों में आंतरिक तापमान को स्थिर बनाए रखने के लिए ऐसी कोई क्रियाविधि नहीं होती है। पौधों में आंतरिक तापमान स्थिर बना रहे, इसके लिए ऐसी कोई क्रियाविधि नहीं होती है। ठीक है, तो यह पहला था नियमन करना। दूसरा है संरूपण रखना। संरूपण रखना, देखें ध्यान से। प्राणियों की बहुत बड़ी संख्या, लगभग 99% और लगभग सभी पौधे स्थिर आंतरिक पर्यावरण नहीं बनाए रख सकते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं प्राणियों की जो बहुत बड़ी संख्या है और लगभग सभी पौधे स्थिर आंतरिक पर्यावरण नहीं बनाए रख सकते हैं। उनके शरीर का तापमान परिवेशी तापमान के अनुसार बदलता रहता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि प्राणियों की बहुत बड़ी संख्या, लगभग 99% और लगभग सभी पौधे स्थिर आंतरिक पर्यावरण नहीं बनाए रख सकते हैं और उनके शरीर का तापमान जो है वह परिवेशी तापमान के अनुसार बदलता रहता है। ठीक है, जलीय प्राणियों में, जो जल में पाए जाते हैं, जलीय प्राणियों में शरीर के तरल की परासरणीय सांद्रता परिवेशी जल के परासरणीय सांद्रता के अनुसार बदलती रहती है। ठीक है, जो जलीय प्राणी हैं उनके शरीर के तरल की परासरणीय सांद्रता जो है वह परिवेशी जल के परासरणीय सांद्रता के अनुसार बदलती रहती है। ये प्राणी और पादप संरूपी कहलाते हैं, कॉन्फॉर्मर्स कहलाते हैं। ठीक है, जिनका परिवेशी वातावरण के अनुसार अपने अपने आप को बदलते रहते हैं, ऐसे प्राणी क्या कहलाते हैं, ऐसे पादप क्या कहलाते हैं, संरूपी कहलाते हैं, कन्फर्मर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जलीय पौधे या जलीय जीव शरीर के तरल की परासरणीय सांद्रता परिवेशी जल की परासरणीय सांद्रता के अनुसार बदलती रहती है। ये प्राणी और पादप संरूपी कहलाते हैं, कॉन्फॉर्मर्स कहलाते हैं। जीवों के लिए स्थिर आंतरिक पर्यावरण के लाभ को देखते हुए, जीवों के लिए जो स्थिर आंतरिक पर्यावरण है को लाभ को देखते हुए हमें यह अवश्य पूछना चाहिए कि ये संरूपी विकसित होकर नियामक क्यों नहीं बने। ठीक है, ये जो संरूपी हैं वह विकसित होकर नियामक क्यों नहीं बने, परमानेंट क्यों नहीं हो गए। आप देख रहे हैं कि जो जलीय जंतु हैं, जलीय पौधे हैं, वे अपने परिवेश के अनुसार अपने आप को बदल ले रहे हैं। ठीक है, जैसी सांद्रता है वहाँ की वैसे अपने आप को भी वैसे सांद्रता में ढाल ले रहे हैं। तो ऐसे प्राणी और पादप को संरूपी कहते हैं, कॉन्फॉर्मर्स कहते हैं। ठीक है, अब यह प्रश्न है कि ये जो कॉन्फॉर्मर्स हैं, संरूपी हैं, यह विकसित होकर नियामक क्यों नहीं बने, परमानेंट क्यों नहीं हो गए, उनका फिक्स टेम्परेचर क्यों नहीं हो गया। हमने ऊपर जिस मानव सादृश्य का उदाहरण दिया था उसे स्मरण कीजिए। कितने लोग नहीं चाहते कि उनके पास एसी हो, वातानुकूलन हो, और कितने हैं जो वास्तव में उसे खरीद सकते हैं।
बहुत से लोग गर्मी के महीनों में केवल पसीना निकाल जाने देते हैं और सब ऑप्टिमम उपानुकूलतम निष्पादन से ही संतोष कर लेते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि सभी लोगों के द्वारा एसी का यूज करना, सबको खरीद लेना संभव नहीं है। तो वह लोग कैसे रहते हैं? तो बहुत से लोग गर्मी के महीनों में केवल पसीना निकल जाने से और उपानुकूलतम निष्पादन से ही संतोष कर लेते हैं। बहुत से जीवों के लिए ताप नियमन ऊर्जा के संदर्भ में खर्चीला होता है। बहुत सारे जीवों में जो ताप का नियमन है वह ऊर्जा के संदर्भ में क्या होता है? खर्चीला होता है। यह बात मंजोरू, श्रू और गुंजन पक्षी जैसे छोटे प्राणियों के मामले में विशेष रूप से सच है। ठीक है, जो मंजोरू है, जिसे श्रू कहते हैं, और गुंजन पक्षी, यह छोटे प्राणी हैं, उनमें ताप का नियमन जो है बहुत खर्चीला होता है। ताप हानि या ताप लाभ पृष्ठीय क्षेत्रफल का कार्य है। ठीक है, टेम्परेचर की हानि और टेम्परेचर का लाभ जो है वो सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। ठीक है, ताप हानि या ताप लाभ पृष्ठीय क्षेत्रफल का प्रकार है। चूंकि छोटे प्राणियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल उनके आयतन की अपेक्षा ज़्यादा होता है। जो छोटे प्राणी हैं उनका सरफेस एरिया जो है उनके वॉल्यूम की अपेक्षा ज़्यादा होता है। इसलिए जब बाहर ठंड होती है तो उनके शरीर की ऊष्मा बहुत तेज़ी से कम होती है। ऐसी स्थिति में उन्हें मेटाबॉलिज्म अर्थात उपापचय द्वारा शरीर की ऊष्मा पैदा करने के लिए काफ़ी ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में इन छोटे जीवों को, ठीक है, शरीर की ऊर्जा पैदा करने के लिए उपापचय द्वारा शरीर में ऊष्मा पैदा करने के लिए काफ़ी ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। यह मुख्य कारण है कि बहुत छोटे प्राणी बिरले ही ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो यही कारण है कि जो छोटे प्राणी होते हैं वे ध्रुवीय क्षेत्रों में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्हें ऊष्मा नहीं उत्पन्न हो पाएगी और वह ऊर्जा नहीं खर्च कर पाएंगे, इसीलिए जो छोटे प्राणी होते हैं वे ध्रुवीय प्रदेश में नहीं पाए जाते हैं। विकास क्रम के दौरान स्थिर आंतरिक पर्यावरण बनाए रखने की लागत और लाभ पर विचार किया जाता है। ठीक है, ठीक है, विकास क्रम के दौरान स्थिर आंतरिक पर्यावरण बनाए रखने की लागत और लाभ पर विचार किया जाता है। कुछ जातियों ने नियमन करने की क्षमता विकसित कर ली है। ठीक है, लेकिन केवल सीमित परास वाली पर्यावरणीय परिस्थितियों में। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कुछ जातियां जो हैं वो अपने आप को फिक्स कर ली हैं एक नियमित परास में जिंदा रहने के लिए। कुछ जातियों ने नियमन करने की क्षमता विकसित कर ली है, लेकिन केवल सीमित परास वाली पर्यावरणीय परिस्थितियों में। यदि पर्यावरणीय परास ज़्यादा हो तो केवल संरूपण करते हैं। ठीक है, यदि पर्यावरणीय परास ज़्यादा हो तो वे क्या करेंगे? वे केवल संरूपण करते हैं। अगर दबाव भरी बाहरी परिस्थितियां स्थान विशेष में है, अगर दबाव भरी बाहरी परिस्थितियां स्थान विशेष में है अथवा केवल थोड़ी अवधि के लिए है तो जीव के पास दो विकल्प उपलब्ध है। तो आप देख रहे हैं कि यदि पर्यावरणीय परास ज्यादा हो तो केवल संरूपण करते हैं। अगर दबाव भरी बाहरी परिस्थितियां स्थान विशेष में है अथवा केवल थोड़ी अवधि के लिए है तो जीव के पास दो अन्य विकल्प हैं। पहला प्रवास करना और दूसरा निलंबित करना। उस जगह को छोड़कर चले जाना, फिर जब मौसम कंट्रोल में आ जाए फिर आ जाना, उसे कहेंगे प्रवास करना। देखें, प्रवास करना
जीव दबावपूर्ण आवास से अस्थायी रूप से अधिक अनुकूल क्षेत्र में चला जाए और जब दबाव भरी अवधि बीत जाए तो वापस लौट आए, इसे क्या कहते हैं? प्रवास करना कहते हैं। मानव सदृश्य में यह नीति ऐसी है जैसे कि गर्मी की अवधि में व्यक्ति दिल्ली से शिमला चला जाए। गर्मी की अवधि में व्यक्ति कहाँ चला जाए? दिल्ली से शिमला। अनेक प्राणी विशेषतः पक्षी शीत ऋतु के दौरान लंबी दूरी का प्रवास करके अधिक अतिथि अनुकूली क्षेत्रों में चले जाते हैं। प्रत्येक शीतकाल में राजस्थान स्थित प्रसिद्ध केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर, साइबेरिया और अन्य अत्यधिक ठंडे उत्तरी क्षेत्रों से आने वाले प्रवासी पक्षियों को अतिथि के रूप में स्वागत करता है। ठीक है, तो जहाँ पर ये पक्षी हैं वहाँ का टेम्परेचर जो है काफ़ी डाउन हो चुका है, उस परिस्थिति में वह नहीं रह सकते हैं, तो वह जो है वह परिस्थिति कुछ समय के लिए, इसलिए वह प्रवास कर जाते हैं, जगह को छोड़ देते हैं और फिर जब अनुकूल परिस्थिति आती है तो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। यह पहला तरीका है। दूसरा तरीका है निलंबित करना। निलंबित करना क्या है? जीवाणुओं, कवकों और निम्न पादपों में विभिन्न प्रकार के मोटी भित्ति वाले बीजाणु बनते हैं जिससे उन्हें प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित बचे रहने में सहायता मिलती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जीवाणुओं, कवकों और निम्न पादपों में विभिन्न प्रकार के मोटी भित्ति बन जाती है। ठीक है, उसके चारों तरफ मोटी भित्ति बाउंड्री बन जाएगी और वो बीजाणु बन जाएगा और पड़ा रहेगा चुपचाप, और जिससे उन्हें प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित बचे रहने में सहायता मिलती है। और जब उपयुक्त वातावरण उपलब्ध होने पर ये अंकुरित हो जाते हैं। उच्च पादपों में बीज और दूसरी उच्च पादप में बीज और कुछ दूसरी वानस्पतिक जनन संरचनाएं उनके परिक्षेपण में सहायता करने के अतिरिक्त दबाव वाले समय में, ठीक है, दबाव वाले समय से पार पाने के साधन के रूप में काम आते हैं। ठीक है, नमी और तापमान के अनुकूल परिस्थिति में वे नए पादप के रूप में अंकुरित हो जाते हैं। वे अपनी उपापचयी सक्रियता को कम कर, ठीक है, जो बीज हैं वह प्रतिकूल परिस्थिति में अपनी उपापचयी सक्रियता को कम कर और प्रसुप्ति अवस्था में जाकर ऐसा करते हैं, डॉर्मेंसी में चले जाते हैं। और प्राणियों में अगर जीव प्रवास नहीं कर सकता है तो वह समय में पलायन करके दबाव से बचता है। ठीक है, प्राणियों में क्या होता है? अगर जीव प्रवास नहीं कर सकता है तो वह समय में पलायन करके दबाव से बचता है। शीत ऋतु में भालुओं की शीत निष्क्रियता अर्थात हाइबरनेशन में जाना तथा उस समय पलायन से बचाव करने जाना पहचाना मामला है। ठीक है, शीत ऋतु में भालू क्या होते हैं? शीत निद्रा में चले जाते हैं, शीत निष्क्रियता में चले जाते हैं, हाइबरनेशन हो जाता है उनका, और उस समय वह पलायन से बचाव करने का जाना पहचाना मामला है। कुछ घोंघे और मछलियां ग्रीष्म ऋतु से संबंधित ताप तथा जल शुष्कन जैसी समस्याओं से बचने के लिए ग्रीष्म निष्क्रियता में चले जाते हैं, ऑस्टिवेशन में चले जाते हैं। प्रतिकूल परिस्थिति में झीलें और तालाबों में प्राणी प्लवक की अनेक जातियां उपरति में आ जाती हैं, जो निलंबित परिवर्धन की एक अवस्था है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो प्रतिकूल परिस्थिति में झील और तालाब में जो जू प्लैंकटन थे उनकी अनेक जातियां डायपाज में आ जाती हैं, जो निलंबित परिवर्धन की एक अवस्था है। और जो ही अनुकूल परिस्थितियां आती हैं यह तुरंत जो है सक्रिय हो जाती हैं और अपनी संख्या को बढ़ाने लगती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने देखा कि अजैविक कारकों के प्रति
कैसे जीव जो है अपनी अनुक्रिया करते हैं और अपने आप को उस परिस्थिति का से बचते हैं, उस परिस्थिति का सामना करते हैं। जहाँ तक संभव होता है वह अनेक अनेक विधियों को अपनाते हैं। अगर उनके शरीर का टेम्परेचर स्थिर है, ठीक है, तब तो वह रह सकते हैं। लेकिन अगर टेम्परेचर स्थिर नहीं है तो वह उसका सामना करते हैं, प्रवास कर जाते हैं, जगह को छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए, फिर अनुकूल परिस्थिति में वापस आ जाते हैं, या फिर डॉर्मेंसी में चले जाते हैं, हाइबरनेशन में चले जाते हैं। तो यह सारी परिस्थितियां हैं जिनसे जीव, पौधे, प्राणी अजैविक कारकों के प्रति अपनी अनुक्रिया दिखाते हुए जिंदा रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।